जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को भूगोल का पहला चैप्टर जो है सौरमंडल, उसको अध्ययन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला चैप्टर है सौरमंडल हमारा दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे कुछ। सौरमंडल होता क्या है और सौरमंडल है क्या चीज़। तो चलिए, तो मैं अपने पेज पर आ गया हूँ। सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी ये है क्या चीज़, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये दिया हुआ है कि सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है, ये कह रहा है। तो इसमें कुछ लिखा हुआ, उसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ को टिमटिमाहट आने से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब इसका कहने का यही है कि सूर्यास्त के बाद, यहाँ जो ये लिखा हुआ है सूर्यास्त के बाद, यानी कह रहा है कि जब सूरज डूब जाता है तो आकाश हमको देखने में कितना अच्छा लगता है, वो कह रहा है। ठीक है, और आसमान में छोटे छोटे चमकते हुए तारे नज़र आने लगते हैं, जो कि जिसकी रोशनी कभी वो निकलता है, कभी बंद हो जाता है, यानी हमारे आँखों में टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, यानी उसको हम तारा कह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी तारे हैं जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते क्या। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। और ये कह रहा है कि आप जो है तारों को चमकने के साथ साथ रोज़ जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाइन में कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। यानी अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति, कहने का मतलब ये है कि जब ये चाँद निकलता है तो छोटा नज़र आता है। जब ये इसका 15 दिन पूरा हो जाता है, यानी कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार दिख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ये जो रात पूरा एकदम गोल चांद हो जाता है तो उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, यानी ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, और 15 दिन के बाद ये होता है कि ये धीरे धीरे कटना शुरू होता है, यानी घटना शुरू हो जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जब हम नहीं देख सकते हैं तो ये क्या होता है, ये नए चंद्रमा की रात्रि, या फिर हम इसको अमावस्या बोल सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कह रहा है कि ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो हम आसमान के नज़ारा ही कुछ और होता है। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। यानी कह रहा है, यह क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि क्या आप, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कि चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। इसका जवाब ये होगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। क्योंकि जो है ना कि सूर्य की रोशनी जो होता है बहुत तेज़ होता है, और चंद्रमा की रोशनी और तारे की रोशनी बहुत कम होता है। और यह तक कि चंद्रमा की जो है खुद की रोशनी नहीं होती, वो सूर्य का ही रोशनी लेता है। इसलिए हमको चांद और तारे जो दिन में दिखाई नहीं देते हैं। तो कह चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाता है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो आपको जवाब देना है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती, यानी कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा, यानी रात में तो सूर्य नहीं चमकता है, दिन में होता है, तो रात में बोल रहा है, कब, रात में, यानी रात में जैसे चंद्रमा है, तारे हैं और बहुत सारे ग्रह हैं, या ये सब को जब हम
आसमान में रात में चमकते हुए देखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। आगे कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वो कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड जो है आकार में बड़े होते हैं और वो गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। और ये बना किस चीज़ का होता है? ये भी दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि खगोलीय पिंड बना किससे होता है? तो आपको जवाब देना है ये गैसों से बना होता है। किससे बना होता है? गैसों से बना होता है। और इसकी अपनी ऊष्मा होता है और अपना प्रकाश होता है, ये किसी से लेता नहीं है। ठीक है, जैसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और कह रहा है कि जब इसके पास खुद का ऊष्मा, खुद का प्रकाश हो तो वो उत्सर्जित करता है यानी बाहर करता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो आगे में एक क्वेश्चन फिर से बन जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? तो कह रहा है इन सारी चीज़ों को हम खगोलीय पिंड कहेंगे। और तारे यानी कि खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा यानी सूर्य भी एक तारा है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य भी एक तारा है। आप जो यहाँ एक चित्र देखते होंगे 1.1 में दिया हुआ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये चित्र दिया हुआ और लिखा हुआ है ध्रुव तारा, ये होता क्या है? ठीक है, इसके बारे में भी जान लेंगे कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो कह रहा है कि रात में जो सारी चीज़ें आसमान में चमकती है, जो तारे होते हैं, वो हमसे इतना दूर होता है कि हम उसकी प्रकाश को, हम उसकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, जो कि और हमें बहुत छोटी नज़र आती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए कि जैसे हम कोई जहाज़ को अपने आँखों से नीचे में देखते हैं, धरती पे देखते हैं तो कितना बड़ा नज़र आता है, लेकिन वही अगर आकाश में उड़ रहे हो, वायु में उड़ रहे हो, तो हम नीचे से जब देखते हैं तो वो जहाज़ जो एकदम छोटी नज़र आती है। ठीक है, आपने अवश्य यहाँ वही दिया हुआ है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर भी सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यहाँ विविध आकृतियाँ कह रहा है कि विविध आकृतियाँ को देख सकते हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। कह रहा है कि विविध आकृतियों को देख सकते हैं, यानी उसके आकार, उसकी बनावट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जिस तरह अर्सा मेजर या बिग बियर होता है, उसी प्रकार जो है एक नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला है। और वो उसको जो है ना बहुत जल्द ही हम लोग पहचान लेते हैं। सप्तऋषि यानी संत लोग जो हैं इसी से अपना मुहूर्त वगैरह निकालते थे। तो वो कह रहा है सप्तऋषि, ये 7 तारों का समूह है जो एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। और ये नक्षत्र मंडल, ये 7 तारों का जो समूह है यहाँ दिया हुआ है। 7 तारों का जो समूह है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक दिया हुआ है, आपको मैं दर्शा के दिखा रहा हूँ। ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सांकेतिक तारे। ये जो है ना इसी से हम लोग जो है ना संत ऋषि लोग इसी से मुहूर्त वगैरह, इसी से मतलब क्या होने वाला है इसी से पता लगाते थे पहले। ठीक है, ये है। और इन सब को ये सब है क्या? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। नक्षत्र मंडल जैसे कि यहाँ एक है ध्रुव तारा का आगे आएगा ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा जो कि यहाँ ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में, और इसका समय इसका निकलने का जो उत्तर दिशा में एक बार निकला है तो वो हर दिन उत्तर दिशा में ही नज़र आएगा आपको। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में ही हर रोज़ नज़र आएगा। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे।
उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी कि पहले जो है प्राचीन समय में, पुराने ज़माने में तारों से ही समय का पता लगाते थे, दिशा का पता लगाते थे। वो कह रहा है कि उत्तर दिशा को बताता है, उत्तर में जो तारे होते थे वो उत्तर दिशा को बताता है। ऐसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तर दिशा में जो तारे निकलते हैं उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन और हो जाएगा कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर दिशा में जो तारे निकलते हैं उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और ये जो है ना, इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो एक ही जगह हर वक्त रहता है। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में जो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये सप्तऋषि, ये जो 7 तारे हैं, ये जो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 7 तारे हैं, इसी से संत ऋषि लोग दिशा का पता करते थे। ठीक है, आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है ना खुद का रोशनी, खुद का ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और वो दूसरे की सहायताओं से प्रकाशित होते हैं, यानी कि वो तारों की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। वो है कहलाते क्या हैं, तो वो जो है ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो आपका यहाँ एक क्वेश्चन और हो जाएगा कि ग्रह किसे कहते हैं। तो आपको यह जो ऐसे भी पिंड है जो कि खुद की रोशनी नहीं है, वो तारों की प्रकाश से ही वो प्रकाश होता है, जिसे हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। क्या है? परिभ्रमक, अर्थात जो होता है कि प्लैनेट क्या होता है, चारों ओर जो चक्कर लगाता है, चारों ओर जो घूमता है। जैसे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कह रहा है कि जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, जैसे हम पृथ्वी को चंद्रमा पर से देखते हैं तो पृथ्वी जो है हमको दिखाई देता है और बहुत छोटी नज़र आता है। उसी तरह जो नहीं, हाँ, पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो क्या होता है, बहुत छोटी नज़र आता है। लेकिन वही अगर हम चंद्रमा पे चढ़कर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी हमको बहुत छोटी नज़र आएगी। और ये जो है ना नीला कलर का नज़र आएगा। किस कलर का नज़र आएगा? नीला कलर का नज़र आएगा। आसमान में देखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। ये हमारे पृथ्वी का सहचर है, यानी हमारे पृथ्वी के जैसा है। ठीक है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और क्या करता है? ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। पृथ्वी जिस तरह एक ग्रह है उसी तरह जो है ना 7 ग्रह और है। ठीक है, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। और कह रहा है कि पृथ्वी जिस तरह सूर्य की प्रकाश, पृथ्वी को खुद की प्रकाश नहीं होती और सूर्य का प्रकाश ही ये ऑब्जर्व करता है, उसी तरह और से भी ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और से ग्रह के भी बहुत सारे चंद्रमा हैं। ठीक है, सौरमंडल। अब जो है देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपका, यहाँ एक क्वेश्चन हो जाएगा कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल क्या है? तो आपको जवाब देना है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय, इसमें जो है ना उपग्रह में बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। जब सौरमंडल का निर्माण हो जाता है तो हम उसे सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? पूरे परिवार का मुखिया सूर्य होता है। उसके बाद फिर यहाँ दिया हुआ है सूर्य। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हाँ, सौरमंडल का जो है ना स्रोत है कौन? सूर्य। सौरमंडल में बहुत से ऐसे भी ग्रह हैं जो खुद की रोशनी नहीं होते हैं, बहुत
ग्रह को खुद की रोशनी नहीं होते हैं, वो सूर्य से ही रोशनी प्राप्त करता है। इसलिए जो कह रहा है कि सूर्य जो है सौरमंडल का एक प्रकाश का स्रोत है। क्या है? एक स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। नज़दीक तारा है लेकिन जो है हमसे बहुत दूर है। तो वही दिया हुआ है हमसे कितना दूर है। पृथ्वी जो है हमसे यहाँ दिया हुआ है, आपका यहाँ भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी पर है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर है। पृथ्वी से कितना दूरी पर है? 15 किलोमीटर दूर पर है। अब जो है ग्रह क्या है, ग्रह क्या होता है, ठीक है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से इसको रखा गया है, सजाया गया है। बुध पहले बुध है, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य की दूरी के अनुसार पहले कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है तथा फिर नेपच्यून है, ठीक है। आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य का जो है ना एकदम निश्चित समय पर सबका चक्कर लगाते रहता है, सबका परिभ्रमण करते रहता है, ठीक है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे, बुध जो एक ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक की ग्रह है, ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। जैसे मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूँ, मान के चलिए ये जो है एक सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर एक बुध है। क्या है? बुध है। क्या है? बुध है। तो मैं इसको ऐसे इंगित करता हूँ, ये बुध है मान लीजिए। तो ये क्या है? सन, SUN, सन, सूरज है, ठीक है। तो ये यहाँ से जब चलता है घूमते 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 इसको यहाँ तक आने में कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यानी कि पृथ्वी जिस तरह है उसी तरह शुक्र भी है। दोनों का मतलब शक्ल जो है मिलता जुलता है, इसलिए उसको जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होते हैं, ठीक है। आगे हम फिर चलते हैं। पृथ्वी है क्या चीज़? जिस पर हम लोग रहते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक तीसरा ग्रह है सूर्य के दूरी के हिसाब से, ठीक है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और लंबाई में, चौड़ाई में, आकार में जो है सबसे बड़ा ग्रह कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी के कारण इसको भूआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूआब कहा जाता है। भूआब है क्या चीज़? तो भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के जैसे जो आकार हो उसको क्या कहेंगे? भूआब, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही है। कह रहा है कि जीवन अगर व्यतीत करना है तो आप पृथ्वी पर ही जी सकते हैं, और कहीं ग्रह पर आप नहीं जीवित रह सकते हैं, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी पर ही प्रकृति द्वारा दिया गया है, ठीक है। यहाँ जल है, वायु है, और सारे ग्रहों पर जल और वायु आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, पाई जाती। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, और पृथ्वी ना अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। यही पानी एवं वायु उपस्थित होता है, और यहाँ क्या है? पानी और वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी और वायु हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यहाँ पर बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन है, जो हम जीवित रह सकते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए जो है ना ऑक्सीजन होने के बावजूद में ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए जो है इस ग्रह को, पृथ्वी को अद्भुत कहा गया है, अद्भुत ग्रह कहा गया है, ठीक है।
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब जो है अंतरिक्ष से अगर आप पृथ्वी पर नज़र डालेंगे तो ये जो है आपको नीले कलर का दिखाई देगा, क्योंकि ये जो है 2 हिस्सा जो है 2/3 जो है पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी क्या है 2/3 पानी से घिरा हुआ है, जो आपको अंतरिक्ष से क्या दिखाई देगा, नीले कलर का दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रह का नाम नीला ग्रह भी रखा गया है। आगे जो है चंद्रमा हम फिर कल दूसरे पार्ट में शुरू करेंगे, ठीक है। आज जो है फिर इसको दोबारा हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर से एक बार। तो सौरमंडल, तो सौरमंडल में पृथ्वी, तो आपने क्वेश्चन बना के एसएसटी ग्रुप में भेजना है, ठीक है। एसएसटी ग्रुप जो बनाए हैं हम, उसमें जो है आप लोगों को भेजना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, खगोलीय पिंड क्या है। आपका क्वेश्चन एक है खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। आप जब वीडियो देखेंगे उसी वक्त आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। खगोलीय पिंड क्या कहलाती है। और नंबर 2 क्वेश्चन फिर हो जाएगा आपका ध्रुव तारा किसे कहते हैं, क्या होगा, ध्रुव तारा किसे कहते हैं, ध्रुव तारा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर आगे है, आपने जो है ग्रह का नाम याद करना है। ये ग्रह दिया हुआ है, देखिए, और यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है, आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन बनेगा आपका सौरमंडल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर सूर्य के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। फिर ग्रह के बारे में लिखना है और हर एक ग्रह का नाम लिखना है, ठीक है। और इसको जो है एसएसटी ग्रुप में अल्फला एकेडमी द्वारा जो बनाया गया है उसमें आपको सेंड करना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।